जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और हम लोग आज का जो लेक्चर लिए हैं उस लेक्चर का नाम है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हमने जब आपको डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट किया था तो उसमें हमने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक ही इंसुलेटर है। और फिर हमने लेक्चर नंबर जब 4 किया तो उसमें हमने ये डिस्कस किया कि डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में कुछ डिफरेंस होते हैं, यानी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर। और हमने उसमें एक डिफरेंस आपको बताया कि डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। और वहाँ पर लेकिन मैंने डायरेक्टली नहीं बताया कि डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। हमने एक टॉपिक लिया था और उस टॉपिक का नाम था कि रीजन फॉर इंक्रीज ऑफ द कैपेसिटेंस ड्यू टू अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करने से किसी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में तो चार्ज क्यों इंक्रीज हो जाता है ये हमने बताया था। तो बेसिकली हमने ये आपको बताया था कि ये ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो उस फिनोमिना को हमने बताया था कि पोलराइजेशन होता है, उसमें एटम का पोलराइजेशन हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियस का जो सेंटर होता है वो ऑर्बिटल यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के सेंटर से थोड़ा सा क्या हो जाता है, हट जाता है। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का सेंटर अलग हो जाता है और न्यूक्लियस का सेंटर अलग हो जाता है। इसकी वजह से जो एटम का ये पोलराइजेशन होता है, इसी की वजह से वहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाता है जब किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं किसी कैपेसिटेंस ऑफ द मटेरियल के बीच में या प्लेट के बीच में। उसी सीरीज में हम यहाँ पर जो सेकंड वाला डिफरेंस है वो पढ़ने चल रहे हैं कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो द डिफरेंस, अ काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी एक तरीके का डिफरेंस ही है। तो हम आपको बताएं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, बताते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि अपने पास कोई एक प्लेट है और इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं और इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज देते हैं और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक तरीके का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने लगा रखी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है। और हमें इस बात को समझने के लिए अगर मैं यहाँ पर बहुत से एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग अगर मैं सिंगल एटम लूँ, मान लो मैं एक सिंगल एटम लूँ, तो सिंगल एटम लेता हूँ तो ये उसका एक न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व करेगा। इसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर इस ऑर्बिटल में ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है बेटे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का सेंटर, ये न्यूक्लियस का सेंटर और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर विच इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इन दोनों का सेंटर एक ही जगह पर कोइंसाइड है। बट हमने क्या किया कि इस एटम को एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में रखा और यहाँ पर एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। और धीरे धीरे इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करता रहा। तो अब देखो होगा क्या कि यहाँ पर दो चीज़ें होने वाली हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पर इधर की ओर एक फोर्स लगेगा। और ये क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है, इसकी वजह से ये फोर्स लग रहा है। और इस न्यूक्लियस पर क्या होगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है, लेफ्ट से राइट हैंड साइड की ओर आ रही है। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उधर पॉजिटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में भी रहता है। तो इस न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को इधर का ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस साइड में लगेगा।
न्यूक्लियस की ओर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है जो राइट हैंड साइड में लगेगा, जो राइट हैंड साइड में लगेगा। अब न्यूक्लियस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड का फोर्स लगा रहा है और इस ऑर्बिटल में मूव कर रहे इलेक्ट्रॉन पर यही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक फोर्स लगा रहा है। तो अब हम करते क्या हैं कि एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स लगता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स लगता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक इलेक्ट्रॉन को और न्यूक्लियस को, एटम की संरचना को, एटम के कॉन्स्ट्रक्शन को यूनिफॉर्मली बनाए रखने के लिए काम करता है। और इस पर जो फोर्स लगता है, इस फोर्स को क्या करेगा कि ये दोनों फोर्स तोड़ने की कोशिश करेगा, यानी कि ये फोर्स जो न्यूक्लियस पर लग रहा है, ये फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, वो इन्हीं फोर्स के अगेंस्ट में लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट में लगेंगे और पॉजिटिव चार्जेज को इधर की ओर धक्का देंगे और नेगेटिव चार्जेज को इधर की ओर धक्का देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट की ओर धक्का देंगे। अगर हम इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो हम ये देखेंगे कि ये फोर्सेस इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से कुछ स्ट्रांग हो जाएगा और स्ट्रांग होने के बाद ये क्या करेगा, इस न्यूक्लियस का पूरा संरचना और इस ऑर्बिटल क्लाउड या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, इस ऑर्बिटल में घूम रहा जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा अपनी ऑर्बिटल से डेविएट हो जाएगा और न्यूक्लियस भी अपनी जगह पर नहीं रह जाएगा। जिस मैक्सिमम या हम कह सकते हैं कि जिस मिनिमम, ऐसा नहीं, जिस मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या जो अप्लाइड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए जो लगाया गया है, इसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, या जितना फोर्स लगाया गया इसी को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर अप्लाई किया गया है इन प्लेट के थ्रू, इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इधर की ओर एक फोर्स लगाया और न्यूक्लियस के ऊपर इधर फोर्स लगाया। हम इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते चले गए तो एक ऐसी वैल्यू हमको इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की मिल जाएगी कि जो इन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लग रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है उसको ओवरकम कर जाएगी और फिर ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है इसके बीच में जो ये फोर्स जो इसको बांधे रखी है उस फोर्स को ये तोड़ देगा। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो ये जितना रिक्वायर्ड फोर्स है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इस फोर्स को ओवरकम कर देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को जो तोड़ देता है, इसी फोर्स को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। हम इसको डेफिनेशन के थ्रू भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? डेफिनेशन के थ्रू भी लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा कि जब ये टूट जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से दूर हट जाएगा, ये पॉजिटिव कह सकते हैं कि न्यूक्लियस भी टूट जाएगा, इतना हम ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। तो इस सिचुएशन को ही हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। इस सिचुएशन को डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं, ये भी याद रखना। इस सिचुएशन को डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं, ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं। और अब जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है ये लाइक एज इंसुलेटर बिहेव नहीं करेगा। अब इसका बिहेवियर कंडक्टर के तरीके हो जाएगा। अब इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? कंडक्टर के तरीके हो जाएगा। और जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएंगे और डाइलेक्ट्रिक मतलब कह सकते हैं स्ट्रेंथ की कंडीशन में पहुंच जाएंगे, उस कंडीशन में हमारा पूरा का पूरा जो कैपेसिटर होगा वो डिस्चार्ज हो गया होगा। क्यों डिस्चार्ज हो गया होगा? आपको पता ही है कि इधर वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव जाके उनको क्या करेंगे? डिफ्यूज कर देंगे, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव वाले को जाके क्या करेंगे? डिफ्यूज करते चले जाएंगे, क्योंकि आपने इनको डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर दिया है तो तुरंत हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये बात भी आप अपने दिमाग में रखें। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे ये भी हम आपको बता ही दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हमने अप्लाई किया है यहाँ पर, द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ applied to the dielectric at
which its इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यही मैंने आपको बताया और यही मैं लिखवा भी रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, ठीक है। टेक्स प्लेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, इसी को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है बेटे। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसी को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाइड अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक, जो भी डाइलेक्ट्रिक यहाँ मटेरियल रखा है उसके अक्रॉस जितना मिनिमम आपने एक्शन वो लगा रखा है, अप्लाई कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक एट व्हिच इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है, एट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड, जिससे कि ये इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर आपको ये डेफिनेशन लिखनी है तो दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ of a dielectric is the maximum electric field, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते गए एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई जिस पर कि ये जो है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की कंडीशन हमको मिल गया, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इट कैन withstand breakdown without ठीक है, विदाउट ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ही लिख दो, प्रॉपर्टी, ठीक, प्रॉपर्टी। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ये भी याद रखना कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये किसी डिफरेंट मटेरियल का तो डिफरेंट होता है, लेकिन डिफरेंट मटेरियल का कांस्टेंट होता है, ये भी याद रखना। यानी कि मैं यहाँ पर एक बात ये भी मेंशन कर देता हूँ कि इट इज़ अ कांस्टेंट होता है बेटे, ये कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल, गिवन डाइलेक्ट्रिक, ऐसे लिख देते हैं, गिवन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक किसी गिवन डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। डिफरेंट मटेरियल का तो डिफरेंट होगा, बट किसी गिवन मटेरियल के लिए तो ये कांस्टेंट होगा। अगर ये डेफिनेशन आपको डाइलेक्ट्रिक के टर्म में देना है डाइलेक्ट्रिक का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आप दे रहे हैं तो ये डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन इसी डेफिनेशन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में भी दे सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में ये डेफिनेशन देना चाहते हो तो आप कैसे दोगे, आप ये बोल दोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस की वो मिनिमम वैल्यू जो यहाँ पर अप्लाई किया गया है, जिस पर कोई कैपेसिटर की प्लेट जो है वो क्या हो कि डाइलेक्ट्रिक या कह सकते हैं ब्रेकडाउन की कंडीशन को अचीव कर ले। किसकी कंडीशन को, ब्रेकडाउन की कंडीशन को अचीव कर ले, तो उस पोटेंशियल को हम ब्रेकिंग पोटेंशियल बोलते हैं या ब्रेकडाउन पोटेंशियल बोलते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में ये डेफिनेशन नहीं देना चाहते हैं, आप पोटेंशियल की कंडीशन में देना चाहते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक ऐसा मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जिस पर कोई प्लेट अपने डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की कंडीशन को अचीव कर ले, तो उस पोटेंशियल को हम ब्रेकडाउन पोटेंशियल कहते हैं। इस डेफिनेशन को भी मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ये डेफिनेशन क्या होगा, मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर नया डेफिनेशन है तो इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में लिख ही लेते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across कैपेसिटर
plate at which dielectric breakdown is called ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस। यही मैंने आपको समझाया और यही मैं आपको लिखवा भी रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया। डाइलेक्ट्रिक के केस में एक चीज़ तो आप जान ही गए कि किसी मटेरियल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो तो फिक्स है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, वो तो फिक्स है। हर एक मटेरियल का डिफरेंट है, लेकिन किसी गिवन मटेरियल के लिए कैसा है, वो फिक्स्ड है। तो एक चीज़ आपको और मैं बताऊं कि यहाँ पर जब आप पोटेंशियल के टर्म में डेफिनेशन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का लिख रहे थे, तो आपने कहा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट एट विच द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ द इज कॉल्ड द ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आई, मतलब इसकी डेफिनेशन आई, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन आई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में जब आपने डेफिनेशन दिया तो फिर यहाँ पर बातें सब कुछ वैसे बन गई। लेकिन जब आपने डेफिनेशन पोटेंशियल के टर्म में दिया, तो पोटेंशियल के टर्म में जब आप डेफिनेशन देते हो तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और उस दोनों प्लेटों के बीच की थिकनेस की मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट होता है, वो किसके बराबर हो जाता है कि पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट और उन दोनों प्लेटों के बीच के डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। इसका मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ब्रेकडाउन पोटेंशियल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ब्रेकडाउन पोटेंशियल जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ब्रेकडाउन पोटेंशियल प्लेटों के बीच के डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, ये बाई डी होता है, इज इक्वल टू वी बाई डी होता है। तो जो ब्रेकडाउन पोटेंशियल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द, तो मैं यहाँ पर ये बात भी लिख ही देता हूँ कि जो ब्रेकिंग पोटेंशियल होता है या ब्रेकडाउन पोटेंशियल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटे, वो डिपेंड्स ऑन द थिकनेस। किसके ऊपर डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है। डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ब्रेकिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या लिखोगे, तो अब हमारा जो बनेगा ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्या बनेगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बनेगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और किसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, थिकनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। थिकनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थिकनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। थिकनेस किसका है, ये डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है। किसका थिकनेस है, ये डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है। अब यहाँ पर एक चीज़ बेटे दिमाग में हमेशा रखना कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो थिकनेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है, थिकनेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। बट ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो थिकनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये बात याद रखना, जब कभी भी आपको डेफिनेशन ब्रेकडाउन का लिखना हो, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ का, तो आप ये बात याद रखना कि ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज डिपेंड ऑन द थिकनेस बट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज नॉट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस। ये केवल और केवल मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और ये फिक्स होता है। किसी भी मटेरियल का क्या होता है, फिक्स होता है। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डिपेंड ही नहीं करता है डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस के ऊपर। तो ये बात आप अपने दिमाग में रखना कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डिपेंड ही नहीं करता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस, वाइल जबकि थिकनेस, जबकि जो ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस है ये थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बार बार इस बात को जोर देकर बता रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं इस बात को लेकर कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फार्मूले से कभी ना कभी आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू लिखेंगे ब्रेकडाउन पोटेंशियल अपॉन थिकनेस, आप लिखेंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा ना हो आपके साथ, तो इस तरीके से मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। अगर हम कहें कि
कोई एक मटेरियल है और वो मटेरियल वैक्यूम है, मैं आपसे ये कहूँ कि कोई एक मटेरियल है और मटेरियल क्या है, वैक्यूम है, और उस वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वैक्यूम अगर हमें पूछूं तो मैं आपको, आपका आंसर क्या होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वैक्यूम अगर मैं आपसे पूछूं, स्ट्रेंथ ऑफ वैक्यूम मैं आपसे पूछूं तो आपका आंसर होना क्या चाहिए कि इज इनफाइनाइट। आपका ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लाइन बाय लाइन मैं आपको बता दूंगा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द वैक्यूम क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एयर के लिए कितना होगा तो फिर आपका आंसर होगा कि फॉर एयर इट इज़, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 3 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 8 वोल्ट पर मीटर होना चाहिए। अगर मैं आपसे फिर कहूँ कि फॉर प्लास्टिक कितनी होनी चाहिए, फॉर प्लास्टिक कितनी होनी चाहिए, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए कि इट इज़ द 10⁷ वोल्ट पर मीटर होना चाहिए ये, ठीक है। तो ऐसे होगा। अगर मैं कहूँ कि माइका के लिए कितना होना चाहिए, तो फॉर माइका, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए कि इट इज़ 1.6 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर होगा। तो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि ये जो मटेरियल हैं, जैसे वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन्फिनिटी होनी चाहिए, एयर के लिए 3 × 10⁸ होना चाहिए, प्लास्टिक के लिए 10⁷ होना चाहिए, माइका के लिए 1.6 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर होना चाहिए। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको न्यूमेरिकल वगैरह में कहीं ना कहीं छोटे मोटे एग्जाम में ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट होती ही हैं, तो ये आप दिमाग में रख सकते हैं। तो इस लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक बात करेंगे। ये भी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ था, ये भी एक तरीके का डिफरेंस बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर ही है, लेकिन हम इसको इंडिविजुअल टॉपिक के तौर पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे और उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। दिस इज ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर, बट इंडिविजुअल टॉपिक के तौर पर हम इसको रैंडमली ऐसे पढ़ेंगे, कोई डिफरेंस के नाम से नहीं पढ़ेंगे। बस सीधा हम हेडिंग लिखेंगे कि पोलर क्या होता है, पोलर क्या होता है, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है, मॉलिक्यूल, बस ऐसे डायरेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल। ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।